दोस्तों, आप सभी के लिए हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एपिसोड 1। मिस काव्या, हमें बहुत दुख है लेकिन पैसे के बिना हम आपके भाई को नहीं बचा सकते। नहीं, प्लीज रुकिए डॉक्टर, प्लीज। काव्या का लाल चेरी जैसे होंठ डर के मारे कांप रहे थे। उसका शरीर अकड़ गया था क्योंकि जैसे ही डॉक्टर ने कॉल कट की, वह सड़क के बीच में रुक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया और वह आंसू अपनी आंखों से बारिश की तरह गिरना बंद नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में बची हुई आशा भी अब कमजोर होने लगी थी, मानो पूरा दुनिया उसके सामने ही खत्म हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें, जो सच में सबसे महंगे हीरे की तरह थी, इस वक्त हमेशा के लिए बेजान सी लग रही थी। उसका प्यारा छोटा भाई, जो महज सिर्फ 11 साल का था, मरने वाला था। उसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन काव्या उस ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने में असफल हो गई। उसने पहले ही अपना सब कुछ बेच दिया था और अब केवल उसकी एक ही चीज बची थी, और वो था उसका शरीर। काव्या पांडे एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता कुछ ऐसी थी जिसे मक्खियां भी नकार नहीं सकती थी। हाँ, वह इतनी सुंदर थी कि उसे सच में सबसे बदकिस्मत लड़की का उपनाम दिया गया था। गरीबी की जिंदगी जीने के कारण उसे ऐसा उपनाम मिला। लोग उसकी सुंदरता को बर्बाद करने के लिए उसका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि वह एक खोए हुए हीरे की तरह है जो गरीबी के बीच रहकर अपना जीवन बर्बाद कर रही है। कई एंटरटेनमेंट एजेंसियों ने उसकी तलाश की और उसे कई बड़ी बड़ी इनाम की पेशकश की, लेकिन उसने उन सभी को हमेशा ही मना कर दिया। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि काव्या मनोरंजन उद्योग से कितनी नफरत करती थी। उसके लिए मनोरंजन उद्योग नरक के अलावा कुछ नहीं था। यह वही नरक था जिसने उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब तक उसकी नफरत कभी कम नहीं हुई, इस हद तक कि वह उसी नरक में शामिल होने के बजाय खुद को बेच देना पसंद करेगी जो उसके परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार था। तभी एक कार उसकी ओर आ रही थी, लेकिन काव्या के दिमाग ने अब और काम करने से इनकार कर दिया। उसे अपने भाई को बचाने में मदद के लिए किसी की जरूरत थी। यदि उसका भाई, जो उसका आखिरी परिवार था, बच जाएगा तो वह खुद को भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार थी। एक बीएमडब्ल्यू उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर रुकी। कार का दरवाजा खुला, लेकिन काव्या अभी भी अपने फोन को देख रही थी। मिस, क्या आपको पैसे की इतनी जरूरत है जो आप इस तरह से हमारी गाड़ी के सामने आ खड़ी हो गई? एक मर्दाना आवाज धीरे धीरे काव्या के कान तक पहुंची, इसलिए उसने चुपचाप अपना चेहरा एक लंबे आदमी की ओर कर लिया, जो उसके सामने एक बॉडीगार्ड की तरह लग रहा था। वह गुस्से में था, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने काव्या का चेहरा देखा तो उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। काव्या इतनी जोर से रो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए दुनिया खत्म हो गई हो। उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह एक शालीन लड़की की तरह दिखती है, काफी ज्यादा खूबसूरत। हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है, काव्या बिना कुछ सोचे बोल पड़ी। काव्या की आवाज कर्कश थी, लेकिन उसका दिमाग फिर भी उससे वही कहलवा रहा था जो वह चाहती थी। वह अपने भीतर गहराई से जानती थी कि अगर उसका भाई भी चला जाएगा तो उसने सोचा कि वह अब जिंदा नहीं रह पाएगी। क्या आप एक कुंवारी लड़की हैं? उस आदमी ने बिना इधर उधर भटके तुरंत पूछा, हमेशा की तरह सीधे। काव्या को तुरंत ठंड महसूस हुई और उसके दिमाग में ठंडक आ गई। सामने अजनबी के शब्दों से वह तुरंत होश में आ गई। वह जानती थी कि उसकी बातों का मतलब क्या है। उसके आंसू फिर गिरे, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। अगर मैंने जीने का एकमात्र कारण खो दिया तो इस गरिमा क्या फायदा? यदि मेरे परिवार का आखिरी सदस्य भी मर जाए तो इस जीवन का क्या करूंगी? उसने सोचा। वह अपने होंठ काटी और फिर एक योद्धा की तरह बहादुरी से उस आदमी की गंभीर आंखों में देखते हुए बोली, हाँ। लड़की का जवाब सुनकर वो आदमी ने जल्दी से अपना फोन पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर तेजी से किसी को फोन किया। फिर वो दोबारा उस लड़की के तरफ पलट गया और बोला, तो मेरे साथ आओ। मुझे पहले यह सुनिश्चित करनी होगी कि तुम सच में वजिन हो। वह आदमी आगे बढ़ा और कार का दरवाजा खोला, लेकिन काव्या अपनी जगह से नहीं हिली। क्या आपने अपना मन बदल लिया? उस आदमी ने पूछा। नहीं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं बचा है। मेरा भाई मरने वाला है, उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। अगर मैं और देर करूंगी तो शायद वह नहीं बच पाएगा। काव्या ने घबराते हुए उत्तर दिया। काव्या की आशा की खोई हुई रोशनी एक बार फिर से जल उठी, इसलिए उसके दिमाग ने तुरंत एक और लड़ाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। वह हताश थी, चाहे आशा की रोशनी कितनी भी फीकी क्यों न हो, वह हार नहीं मानेगी।
क्या गांटी है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। उस आदमी ने काव्या को ऐसे घूरकर देखा मानो वह एक भयानक सैनिक हो जिसने पहले ही दर्जनों या सैकड़ों लोगों को मार डाला हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि काव्या को अब बड़ा महसूस भी नहीं हो रहा था। उसके लिए अपने एकमात्र परिवार की मौत से अधिक भयावह कुछ भी नहीं था, इसीलिए वह बोली, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझे मार डालिएगा। काव्या की आंखों में अब एक उम्मीद साफ साफ दिख रही थी अपने भाई को बचाने की, और वह आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार भी हो गया क्योंकि उसे काव्या में एक योद्धा की हल्की झलक अजीब तरह से महसूस हुई। वह बस एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उस आदमी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कोई ऐसी लड़की है जो बुरे दौर से गुजरी हो। वह वास्तव में बहुत कमजोर दिखती थी, लेकिन वो खुद को ऐसे दिखाती है कि वह बहुत मजबूत है। वह वास्तव में उस प्रकार की लड़की थी जिसे वह तलाश रहा था। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उस आदमी का कठोर चेहरा लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उसे राहत मिली हो। राहत मिली कि आखिरकार उसे कोई मिल गया। फिर वह तेजी से कार के अंदर गया और अपने साथ एक सफेद फोल्डर ले आया। काव्या के सामने एक कागज बढ़ाते हुए वो आदमी बोला, यदि आप इस बॉन्ड के मुताबिक काम करने के लिए तैयार है तो इस पर अभी सिग्नेचर कर दीजिए और आधा पैसा अभी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उस आदमी ने कहा, और काव्या ने झट से कागजात अपने हाथ में ले लिए। उसने तुरंत कागज को उस पन्ने पर स्कैन किया जहां पैसे की राशि का अमाउंट दिया गया था। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बॉन्ड में पैसे की कोई रकम नहीं लिखी थी। जैसा कि आप देख सकती हैं, पैसा इस बात पर निर्भर करता है कि आपने क्या मांगा है। आप कितना पैसा चाहती हैं, इसकी सीमा आप पर निर्भर करती है। उस आदमी ने सख्त और दृढ़ दिखते हुए सीधे चेहरे से कहा। काव्या को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास बर्बाद करने के लिए और समय नहीं बचे थे। वह आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए तैयार थी। वह जानती थी कि इस तरह का डील कितना बेतुका है, और फिर भी वह अब और संकोच नहीं करेगी। उसने संकोच नहीं किया, यहाँ तक कि उसके पास पढ़ने के लिए भी समय नहीं थे। मैं अब इस पर सिग्नेचर कर रही हूँ। लेकिन तुमने तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, मैं इसे बाद में पढ़ूंगी। प्लीज, मुझे पहले अपने भाई को बचाना है। पेन, प्लीज। उस आदमी का चेहरा एकदम हैरानी से काव्या के चेहरे को देखने लगा। उसे इस कमजोर दिखने वाली लड़की के चेहरे पर कोई झिझक भी नजर नहीं आई। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प के अलावा और कुछ नहीं था। ऐसा लगता था कि वह लड़ने के लिए पहले से ही तैयार थी, भले ही इसके लिए उसे बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यह कोई खेल की बात नहीं है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। उस आदमी ने उसे पेन उधार देते समय अपने चेहरे पर स्पष्ट झिझक दिखाते हुए कहा। लेकिन काव्या ने तुरंत कलम अपने हाथ में ले ली। उसने कागजात कार के ऊपर रख दिए। फिर दिन के उजाले में सड़क के बीच में जहां से कुछ कारें गुजर रही थी, उसने आग की तरह जलते दिल और आत्मा के साथ उस बॉन्ड पर सिग्नेचर कर दिए। उसी क्षण काव्या ने उस आदमी को कागज वापस देते हुए अपना हाथ उठाया। उस आदमी के कोमल लाल होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान उभर आया। यह गलत भावनाओं से भरी मुस्कान थी। दर्द और राहत से काव्या के सीने में एक अलग ही बात चल रही थी। उसे लगा जैसे दुनिया उसे बुरी तरह कुचल रही है। वह जानती थी कि इस एक छोटे से पल के बाद उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। वह जानती थी कि इस एक दुर्भाग्यपूर्ण पल के बाद जिस तरह से वह खुद को देखती थी वह अब कभी भी पहले जैसी नहीं रह जाएगी। 5 दिन बाद काव्या के भाई का सर्जरी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया और अब उसका भाई पूरी तरह से ठीक हो चुका था। हाँ, अभी भी वह हॉस्पिटल में ही था, पर वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर उसका ख्याल रख रहे थे। लेकिन उस बॉन्ड के मुताबिक अब काव्या को हॉस्पिटल से जाना था। जिस दिन उसने बॉन्ड पर सिग्नेचर किया, काव्या खुद यह देखकर दंग रह गई कि चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ी। उसके भाई को तुरंत देश के सबसे महंगे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया गया। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वह देश के सबसे अमीर परिवार का लड़का हो। उनका कमरा हॉस्पिटल जैसा भी नहीं लग रहा था, बल्कि राष्ट्रपति के सूट जैसा लग रहा था। काव्या ने उनसे केवल अपने भाई को बचाने के लिए कहा था, उसने उनसे राजकुमार की तरह व्यवहार करने के लिए नहीं कहा था। यहाँ तक कि उसके साथ भी नॉर्मल बर्ताव नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके साथ भी एक राजकुमारी की तरह अजीब व्यवहार किया जा रहा था। हालांकि काव्या ने अचानक अपने साथ हुए अत्यधिक खर्चीले व्यवहार पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे अब कोई परवाह नहीं है। उसके लिए जो महत्वपूर्ण था वह उसके भाई की सुरक्षा के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके भाई के ठीक हो जाने के बाद काव्या को उसकी शादी के लिए एक खाली चर्च में लाया गया। चर्च सफेद फूलों से सजा हुआ था। वह चर्च लगभग किसी परी के महल जैसा दिखता था।
हर कोने को भव्य और महंगी चीजों से खूबसूरती से डिजाइन किया गया था। उसकी ड्रेस किसी शादी के गाउन की तरह नॉर्मल नहीं थी, यह असली रत्नों से डिजाइन किया गया एक महंगा गाउन था, जो परियों के जादुई पंख जैसा लग रहा था। उसके लंबे, सीधे काले बाल खूबसूरती से खिल रहे थे, जैसे कि यह एक काला रेशम का झरना हो। उसने जो कुछ भी पहना था, जो कुछ भी उसने चारों ओर देखा था, वह बिल्कुल एक सपना के जैसा था। वह सचमुच किसी राजकुमारी के तरह लग रही थी। वह सच में सुंदर और पवित्र थी, मानो वह परियों के देश से आए हो। लेकिन वो चच खाली था, वह वहां पर बिल्कुल अकेली थी। शादी के बॉन्ड पर पहले से ही किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिग्नेचर किए गए थे, सिग्नेचर से पहले कोई नाम वहां नहीं लिखा गया था। और फिर भी काव्या पूरी प्रक्रिया में अजीब तरह से शांत थी। गार्ड बाहर थे, इसलिए कोई उसे देख नहीं सका। वह बहुत देर तक अपने होने वाले पति के सिग्नेचर को देखती रही, फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए सफेद फोल्डर को देखा। यह वह फोल्डर था जिस पर उसने कुछ दिन पहले सिग्नेचर किया था, जिसे उसने अभी तक पढ़ा भी नहीं था। न तो दूल्हा वहां था, न ही पुजारी। तो काव्या ने उसे पढ़ने का सोचा। वह सीधे सामने जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई और पूरे कागज को ध्यान से पढ़ने लगी गई। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मजाक जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा रही थी। ये सोचकर उसे खुद के जिंदगी पर हंसी आ रही थी कि उसकी शादी एक मजाक बन के रह गई। उस बॉन्ड में कहा गया था कि वह बॉन्ड पर सिग्नेचर करने के कुछ दिनों बाद अपने पति की हवेली में जाएगी, जो मुंबई शहर में है। जब तक वह बच्चा पैदा न कर ले, तब तक उस आदमी की पत्नी बनकर रहेगी। और बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चा उसका नहीं रहेगा। यही सब कुछ लिखा था उस कागज में। और कुछ भी नहीं लिखा गया था। कहने का मतलब यह है कि उसका एकमात्र मिशन अपने पति को एक बच्चा देना था। हालांकि नियम और भी अजीब थे, खासकर आखिरी वाला। लास्ट रूल, आपको अपने पति का चेहरा देखने की अनुमति नहीं है। काव्या को यह भी नहीं पता था कि कैसे रिएक्ट करना है इस बात पर। वह निशब्द थी। आखिरी पेज के सबसे महत्वपूर्ण नोट में यह भी कहा गया था कि यदि उसने बताए गए किसी भी नियम को तोड़ा तो इसकी उसे कीमत चुकानी पड़ेगी और उसे जेल जाना पड़ जाएगा। लेकिन वो कुछ देर सोचने के बाद कुर्सी पर से उठी और उसके सामने जो शादी वाला प्रमाण पत्र रखे हुआ था, उस पर जाकर सिग्नेचर कर दी। वह जानती थी कि अब उसके लिए पीछे हटने के बारे में सोचना भी मूर्खता ही है। हालांकि जिस क्षण उसने इस पर सिग्नेचर किए, उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी पहले से ही एक ऐसे आदमी से शादी हो चुकी थी जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह शायद उसे कभी भी नहीं देख पाएगी। तभी चर्च के गेट पर खड़ा एक बॉडीगार्ड जैसा आदमी अपने गर्दन झुकाए बोलता है, मैडम हम यहाँ पर खड़े हैं, अब आपको हमारे साथ मेंसन चलना होगा। उस आदमी की बात सुन काव्या बिना कुछ ज्यादा सोचे चर्च से बाहर निकल गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद कार सीधे मुंबई के सबसे महंगे एरिया में पहुंच जाता है और एक बड़े से खूबसूरत मेंसन के बाहर आकर रुक जाता है। काव्या कार से निकलते हुए उस विशाल मेंसन को बाहर से अपनी नजरें बड़ी बड़ी कर देखे जा रही होती है, क्योंकि वो आज से पहले इतना बड़ा घर कभी भी नहीं देखी थी। उसने चारों ओर देखा और यह देखकर हैरान रह गई कि वह जगह कितना सुंदर था। यह मूल रूप से ऐसा दिखता था जैसे यह एक बड़े बगीचे में एक भूरे रंग की हवेली थी। हालांकि एक बात अजीब थी, उस मेंसन के आसपास कोई फूल वाला पौधा नहीं दिख रहा था। सब कुछ बहुत हरा भरा और ताजा था, लेकिन फिर भी कुछ कमी सा लग रहा था। काव्या ने अपना सिर घुमाया और एक बार फिर पूरी जगह को अच्छी तरह से देखा, और जैसे ही उसे पता चला कि क्या गलत था, उसकी भौहें चढ़ गईं। उसकी भौहें इस बात से सिकुड़ गईं कि चारों ओर केवल दो ही रंग थे, गहरा हरा और गहरा भूरा। काव्या हैरान थी, लेकिन अभी वो कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नजर सामने से आ रहे दो आदमी पर जा पड़ता है, जिसे देख वो कुछ नहीं बोलती है। कुछ ही समय में बॉडीगार्ड मिस्टर खन्ना एक बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैडम प्लीज आप मुझे इस घर के लोगों से आपका परिचय कराने की अनुमति दीजिए। यह रामू काका हैं, आपको जो भी चाहिए आप उनसे पूछ या बोल सकती हैं। तो ये बूढ़े आदमी इस घर के नौकर है, काव्या मन में सोचते हुए बोली। काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे, इसलिए जब वे दोनों उसकी तरफ देख रहे थे तो काव्या रामू काका के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी ओर झुक उन्हें प्रणाम करने की सोची। लेकिन तभी रामू काका बोल पड़े, नहीं नहीं बहुरानी, आपको हम जैसे नौकर के सामने झुकना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। वैसे हमारे बॉस, मेरा मतलब है आपके पति जल्द ही यहाँ आने वाले हैं।
मिस्टर खन्ना ने काव्या को बताया। फिर उन्होंने रामू काका से बॉस की इंतजार करते हुए काव्या को मेंशन के चारों ओर घुमाने के लिए कहा। काव्या अभी भी शांत दिख रही थी, लेकिन किसी कारण से जब उसने सुना कि उसका पति आ रहा है तो वह बहुत घबरा गई। रामू काका उसे इधर उधर घुमा रहे थे लेकिन उसका मन भटक रहा था। वह बहुत सी चीजों के बारे में सोच रही थी। वह अपने पति के बारे में सोच रही थी। वह सोच रही थी कि वह क्यों नहीं चाहता कि वह उसका चेहरा देखे। वह सोच रही थी कि उसके लोग उसे उसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताना चाहते, उसका नाम तक भी नहीं। उसका मन सवालों से तब तक भरा रहा जब तक उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वे पहले से ही चौड़े आलीशान लेकिन बेजान दिखने वाले सोफे के पास वापस आ गए थे जहां से उन्होंने थोड़ी देर पहले घूमने की शुरुआत की थी। ठीक है बहुरानी, मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। मैं अब वापस जा रहा हूँ। पर कहाँ आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जा रहे हैं काका? बहुरानी आप घबराए मत। हम नौकरानियों का घर यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। आप कभी भी हमें कॉल कर सकती हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो हमसे बोलिए और इसके अलावा मालिक लगभग यही है इसलिए मुझे अब जाना होगा। रामू काका ने खुशी भरी मुस्कान के साथ कहा और काव्या को वहीं छोड़कर चले गए। काव्या चौड़े खामोश और बेजान सोफे के पास अकेली खड़ी रह गई थी। उसने चारों ओर देखा पर उसे कुछ नहीं दिखा। विशाल दीवारों पर एक भी तस्वीर नहीं लटकी, नहीं खाली मेजों के ऊपर फूल, यहाँ तक कि एक ही नजर में काव्या को इस आलीशान भूरे घर में खालीपन के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। दुखद खाली एहसास था बस। काव्या ने उस पूरे खाली मेंशन में खुद को ही अपना दोस्त बना लिया और मेंशन के ऊपर लटके चांदी के झूमर को बड़े गौर से देखने लगी। क्या यह ठंडा है? घर के अंदर अचानक थोड़ी गहरी आवाज गूंजी जिससे काव्या के दिल एक पल के लिए थम सा गया। वह नहीं जानती क्यों, लेकिन उसकी आवाज सुनकर उसे अचानक ठंड लग गई। एक पल के बाद वह उसके धीमे धीमे कदमों को अपने करीब आते हुए सुन सकी, इसलिए उसने खुद को मुड़ने और उसका सामना करने के लिए तैयार कर लिया। नहीं नहीं, मैं बस काव्या बोलना जारी नहीं रख सकी। उसे लगा कि उसके सामने उस आदमी को देखकर अचानक उसकी जुबान बंद हो गई है। मास्क मैन। उसकी आंखें लगभग खुली की खुली रह गई। काले सिलवाए सूट में एक लंबा आदमी अपने शरीर के आकार को पूरी तरह से दिखाते हुए अपने चेहरे के ऊपरी हिस्से को काला मास्क पहने हुए उसके सामने खड़ा था। जब काव्या ने उसे घूरते हुए देखा तो अनजाने में उसका मुंह थोड़ा खुल गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह आदमी जिसका वह पूरा चेहरा भी नहीं देख पा रही थी, वह अभी भी इतना खूबसूरत लग रहा था। भले ही वह केवल उसके खूबसूरत सेक्सी होंठों को ही देख सकती थी, फिर भी वह उसकी छिपी हुई सुंदरता से मंत्रमुग्ध होने से खुद को रोक नहीं पाई। वह सच में एक रहस्यमय रूप से हैंडसम राजकुमार की तरह दिखता था। आप कौन हैं? काव्या अपने आप को शांत करते हुए बोली। तुम्हारा पति, उस आदमी ने अपनी थोड़ी गहरी और सेक्सी आवाज में जवाब दिया। हालांकि उसका संक्षिप्त उत्तर तुम्हारा पति काव्या के अंदर एक और हैरानगी पैदा करने के लिए काफी था। काव्या की भावनाएं एकदम से उग्र हो गई। उसे नहीं पता था कि इस वक्त वह क्या महसूस कर रही थी। मुंबई शहर, मेंशन। मेंशन के हॉल में पूरी खामोशी सी छा गई थी। दोनों बस बिना कुछ बोले आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो मास्कमैन अपने दोनों हाथों को पैंट्स की जेब में लिए बड़े ही आराम से खड़ा था और सामने काव्या को बस देखे जा रहा था। दूसरी ओर काव्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक छोटी सी बिल्ली थी जो उसके सामने बड़े काले जानवर के हाथों अपनी नियति मौत का इंतजार कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो काला जानवर धीरे धीरे उसको बारीकी से देख रहा हो, जैसे भगवान ने उसे दूसरों को अच्छे से देखने की शक्ति दी हुई हो। डरी हो क्या? उस आदमी का एक शब्द विस्फोटक के समान था, जिसने काव्या को अचानक चौंका दिया, लेकिन उसके हैंडसमनेस को देख कहीं ना कहीं काव्या का दिल खुश भी था। नहीं नहीं नहीं, हाँ थोड़ी हूँ। काव्या के घुटने सच में पूरी तरह से कांप रहे थे। उसके सामने उस आदमी की उपस्थिति उसकी एनर्जी को सोखने के लिए काफी था। वह आदमी बहुत डरावना था। काव्या झूठ बोलने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसका रहस्यमय रूप से अंधेरा और बर्फीला व्यवहार लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक राक्षस था जो एक हैंडसम आदमी के रूप में छिपा हुआ था। लेकिन ये शब्द कहने के तुरंत बाद काव्या की आंखें चौड़ी हो गईं जब उस आदमी ने अपना हाथ उसकी गर्दन की ओर उठाया। फिर उस आदमी ने आह भरते हुए कहा, मानो उसे उम्मीद थी कि वह भी ऐसी ही होगी। अब पछता रही हो क्या? उस आदमी ने पूछा। नहीं। तो घर वापस जाना चाहती हो क्या? वापस से वो आदमी पूछता है। नहीं। काव्या ने उस आदमी के सवालों का जवाब देने में संकोच नहीं किया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि वह आदमी उसकी परीक्षा ले रहा है और एक गलत जवाब से उसकी जान जा सकती है। डरी हुई हो, लेकिन फिर भी रुकना चाहती हो, उस आदमी के आवाज में एक भारेपन था। हाँ बिल्कुल, उस आदमी ने अपना हाथ वापस अपनी जेब में रख लिया। लड़की का आखिरी जवाब उसे यकीन दिलाने के लिए काफी था कि यह लड़की बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। दृढ़ संकल्प और जंगली लड़ाई की भावना से जलती उसकी आंखें वैसी नहीं थीं जैसी वह दिखती थी। उसे एक नज़र में ही पता चल गया कि वह लड़की कमजोर नहीं थी, उसके नाजुक दिखने वाले शरीर के अंदर एक बहादुर लड़की छिपी हुई थी। अच्छा, वो आदमी बोला। फिर वह आदमी अपना सूट जैकेट उतारने लगा क्योंकि वह काव्या के जवाब से थोड़ा संतुष्ट लग रहा था। दूसरी ओर काव्या ने चुपचाप गहरी सांस ली और फिर सीधे उसके मास्क से छिपे चेहरे के बीच उसकी दिखने वाली आंखों पर नजर डाली। काव्या थोड़ा सोचते हुए पूछी, वैसे आपका नाम क्या है? बस मुझे सर बुलाओ। उस आदमी के शब्द दृढ़ थे, यह दर्शाता है कि उसने जो कहा उससे अधिक वह और कुछ नहीं कहेगा। उसकी आवाज पूरी तरह से कर्कशता से भरे हुए थे। उसके शब्द सुन काव्या का मन हुआ कि वो उसे बोल दे कि वो उसकी मदद नहीं करेगी। लेकिन फिर वो ये भी जानती थी कि अगर वो एक बार उसके खिलाफ गई तो यह राक्षस उसके साथ क्या करेगा। वह अभी सोच ही रही थी कि आखिर वह अपना चेहरा और पहचान इस हद तक क्यों छिपा रहा है कि उसने अपने ही घर के अंदर मास्क पहन रखा है, लेकिन वह जानती थी कि अभी कारण पूछने का यह सही समय नहीं है। और फिर बोली, हम उस बॉन्ड में कहा गया है कि मुझे आपका चेहरा देखने की अनुमति नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने गलती से आपको देख लिया? तो मेरा मतलब सिर्फ उस स्थिति में है जब मैं गलती से देख लूंगी। निश्चिंत रहो, ऐसा कभी नहीं होगा। वो आदमी बिना काव्या के तरफ देखे ही बोल पड़ा। उसकी बात सुन काव्या अवाक रह गई। यह आदमी इतना निर्भीक कैसे हो सकता है? क्या वह खुद को भगवान समझने लगा है? लेकिन जब आप सोएंगे तो तब तो मैं चेहरा देख ही लूंगी ना। क्या आप अपना ये मास्क उस टाइम भी पहनकर ही सोएंगे? काव्या को लगा जैसे उसके सवाल कुछ हद तक बेवकूफी भरे और मजाकिया थे, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने चुपचाप अपना हाथ अपनी जेब में डाला और उसमें से कुछ निकाल लिया। वह उसके सामने अपना हाथ फैलाता है। काव्या असमंजस में उस आदमी के हाथ में लिए लाल कपड़े को घूरती है। तभी वो आदमी बोलता है, जब भी हम बिस्तर पर होंगे तो तुम इस लाल कपड़े को अपनी आंखों पर बांध लोगी। उसकी बातों को सुन काव्या का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसे एहसास हुआ कि यह क्या था। यह आंखों पर लाल पट्टी लगाने के लिए बोल रहा है। जब काव्या उस आदमी के बातों को सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और वो बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? अब से मैं आंखों पर यह पट्टी बांधकर सोने जाऊंगी? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? यह पागलपन है। काव्या को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस बात पर कैसे रिएक्ट करे। वह पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर हुए जा रही थी। यदि वह कोई दूसरा आदमी होता तो ऐसी बेतुकी बातें कहने के लिए काव्या बहुत पहले ही उसे अच्छी तरह से सबक सिखा दी होती। लेकिन वह कोई सामान्य आदमी नहीं था। काव्या पहली नजर में ही जान गई थी कि वह पहले मिले सभी आदमियों की तुलना में कुछ अलग है। वह पहले से ही जानती थी कि अगर उसने कुछ भी ऐसा किया जो उस आदमी को पसंद नहीं आया तो वो खतरे में पड़ सकती है। उस आदमी के कहे गए एक एक शब्द उसके लिए आदेश की तरह ही है, इसीलिए काव्या चुप रह गई। कुछ देर बाद एक तेज आवाज ने चुप्पी तोड़ी और काव्या का सिर सीधे उस मेन गेट की ओर मुड़ गया जहां से आवाज आई थी। और जैसे ही उसने देखा कि वह कौन था, उसने लगभग 10 बार पलकें झपकाईं। एक और लंबा और हैंडसम लड़का, जो फूल वाले लड़के के जैसा दिख रहा था, वो अपने हाथों में लाल फूलों का एक गुच्छा लिए खड़ा था। फूल इतने अधिक थे कि उसे संभालना भी मुश्किल हो गया था और उनमें से कुछ पहले से ही फर्श पर बिखरे हुए थे। लेकिन काव्या को देखते ही उस आदमी का चिड़चिड़ा चेहरा अचानक नर्म हो गया। उसकी आंखों में खुशी के अलावा और कुछ नहीं चमक रहा था। उसके गंदे भूरे बाल और हैंडसम चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आइडल बॉय बैंड का सदस्य हो। हेलो मिस काव्या। जब वह लड़का एक बड़ी सी मुस्कान के साथ काव्या के करीब गया तो उसने खुशी से कहा, जबकि फूल एक के बाद एक फर्श पर गिरते रहे। हालांकि काव्या ने अभी तक उसका उत्तर भी नहीं दिया था कि एक बार फिर से एक और तेज आवाज गूंज उठी। अरे बॉस, यह सब क्या था? एक और आदमी अपने हाथों में लाल फूलों का वही गुलदस्ता लेकर मेन गेट पर आया। लेकिन काव्या के पास मौजूद दोनों आदमी ने उस लड़के को नजरअंदाज कर दिया, जो तुरंत चुप हो गया और जैसे ही उसने वहां पर मास्क वाले आदमी को देखा, तुरंत वहीं रुक गया। तभी काव्या के पास आए उस आदमी ने बोला, वैसे मैं रोहन हूँ, फ्लावर सेल्स वाला। मेरा मतलब है, आपके पति का दोस्त।
वो फूल वाले लड़के ने अपनी उसी प्यारी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात सुन काव्या बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम काव्या है। काव्या ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, जिससे वह थोड़ा शर्मा गया। रोहन खुद इस बात से काफी हैरान था कि काव्या निजी रूप से कितनी सुंदर थी। उसका लुक बेहद खूबसूरत था। ओह, यह फूल, वैसे आपने इतने सारे फूल क्यों मंगवाए? रोहन ने उस मास्कमैन से पूछा। तुमने कहा था कि वह इस फूल को पसंद करेगी। मास्क वाले आदमी ने अपनी टाई ढीली करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, फिर वह चुपचाप सीढ़ियों की ओर चला गया। उसकी बात को सुन रोहन और काव्या का मुंह थोड़ा खुला हुआ था, जब तक कि वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। हालांकि मैंने यह नहीं कहा कि आप इतने सारे खरीदेंगे। रोहन ने ऐसे कहा जैसे कि वह एक परेशानी में पड़े हुए पिता थे, जो यह नहीं समझ सका कि उसके बेटे का दिमाग कैसे काम करता है। उसने अचानक अपने हाथों से फूलों का गुलदस्ता छोड़ दिया और वे सभी फूल फर्श पर गिर पड़े। काव्या को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि वे सिर्फ साधारण लाल गुलाब नहीं थे। वे वास्तव में सबसे महंगे लाल गुलाब थे, जो अभी पूरे हॉल में नीचे गिरे बिखरे हुए थे। तभी रोहन काव्या से बोलता है, वेल, अब हम इतने सारे फूलों का क्या करेंगे? वैसे उसने ये सब आपके लिए खरीदा था मिस काव्या, पर शायद उसे मालूम नहीं था कितना खरीदना है, इसी वजह से उसने पूरे ट्रक ही खरीद लिया। ये बोल रोहन हंस पड़ा, जबकि काव्या की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे थोड़ा राहत महसूस हुई। इसी कारण से उसका डर थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि उसके डरावने मास्क वाले पति ने अजीब तरह से उसके लिए लाल रंग का गुलाब एक ट्रक खरीद लिया था। वह थोड़ी खुश थी कि वह कम से कम उसे कुछ तो देना चाहता था जो उसे लगा कि वह पसंद करती है, लेकिन साथ ही उसे अब उस मास्क वाले आदमी के बारे में जानने की इच्छा होने लगी। आखिर में उस रहस्यमय आदमी के पीछे क्या राज है? रोहन के कहने पर काव्या बेडरूम में आ गई थी, जो कमरा उसे दिया गया था, लेकिन वो सोने से पहले हर रोज नहाने की आदी थी, इसीलिए आज भी वो पहले ही नहा चुकी थी और अब सोने के लिए तैयार थी। जब वो बेडरूम में अपने मास्क पहने पति को नहीं देखी तो कमरे से बाहर निकल अपनी नजरें इधर उधर कर कुछ जानने की कोशिश करने लगी। तभी रोहन वहां पर आते हुए उसे बताया कि इस वक्त उसका दोस्त स्टडी रूम में है और इस वक्त शायद ही वो वहां से आएगा। रोहन की बात सुन काव्या एक राहत भरी आह भरती है और अपने कमरे से निकल हॉल में जाकर एक फूलदान लेती है। उसमें कुछ लाल गुलाब डाल उसे वापस अपने कमरे में लेकर आ जाती है। कुछ देर बाद वह मुस्कुराती हुई चेहरे वाली नीली बड़ी टी शर्ट और घुटनों तक आरामदायक शॉर्ट पहने हुए बिस्तर पर लेट गई। बहुत असहज और घबराई हुई महसूस करते हुए वह चुपचाप छत की ओर देखती रही, जबकि उसकी आंखों पर लाल पट्टी बंधी हुई थी। उसके लंबे काले बाल जूड़े में बंधे हुए थे, जिससे उसकी त्वचा दमकती हुई नजर आ रही थी। वह लाल गुलाब और लाल आंखों पर पट्टी, काले और भूरे बड़े से बेडरूम के अंदर एकमात्र रंगीन चीजें थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम मुझे ऐसे कपड़े पहनकर अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हो? वो आदमी बिल्कुल स्पष्ट आवाज में कहता है। एक गहरी और सेक्सी आवाज ने काव्या को तुरंत बेड पर उठकर बैठने को मजबूर कर दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल लगभग उसके सीने से बाहर आ गया हो। उसने झट से अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटाई और दरवाजे की ओर देखा। जैसे ही वो दरवाजे पर अपनी नजरें घुमाई, वहां खड़े उसी मास्क पहने आदमी को देख एकदम से घबरा गई। काव्या को उसके कहे गए बातों का मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। भला वह उसे क्यों अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी? वैसे भी वह उसके साथ जो चाहे कर सकता है न? या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह आदमी उसके प्रति बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं था? क्या आप सच में ये बोल रहे हैं? वो आदमी ने अपने लंबे पैर आगे कमरे की तरफ बढ़ाए और काव्या के करीब चला गया, लेकिन वह बीच में ही रुक गया। लाल गुलाबों ने एक पल के लिए उसकी नजरें खींच ली और फिर वो अपने बेड पर अच्छी तरह से बैठे हुए काव्या को देखने लगा। अगले ही पल वह लापरवाही से काव्या के पास जाकर बैठ गया, यह नहीं जानते हुए कि काव्या के दिल की धड़कन उसके इस तरह नजदीक आने से काफी ज्यादा तेज हो गई थी। वह पूरी तरह से घबराई हुई थी, लेकिन वह खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या रॉकी ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? वो आदमी पूछता है। रॉकी। काव्या ये नाम सुन सोचने लग गई कि वो इस नाम के आदमी से कब मिली। तभी वो आदमी अपने बातों को समझाते हुए वापस से कहता है, मेरा मतलब है रोहन। काव्या ने अपने बगल वाले आदमी से घबराते हुए ना में अपना सिर हिलाया। फिर सर ने भी अपना चेहरा काव्या की ओर कर लिया और बोला, असल में एक प्रॉब्लम है। जैसे ही काव्या ने उसे यह कहते हुए सुना कि कोई प्रॉब्लम है, उसके दिल की धड़कन और भी ज्यादा तेज हो गई। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से घबराया हुआ सा दिख रहा था।
यह उसके साथ उसकी पहली रात थी। वह अभी अभी अपने रहस्यमय पति से मिली थी और पहले से ही कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम है? काव्या घबराते हुए पूछी। हाँ, यह मेरे बारे में है, उस आदमी ने जवाब दिया, जिससे काव्या को तुरंत राहत महसूस हुई। उसका जवाब सुनते ही काव्या मन ही मन खुद में बोली, रुको, क्या प्रॉब्लम उनके बारे में है? थैंक गॉड मैं बच गई। काव्या की चिंता अचानक कम हो गई, जैसे कि उसका बीपी 100 से भी कम होकर पूरी तरह नॉर्मल हो गया हो। पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम अच्छी तरह से समझती हो कि मेरी पत्नी के रूप में तुम्हारा क्या काम है और तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? हाँ बॉस, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगले ही पल काव्या को जब एहसास हुआ कि उसने उसे कैसे जवाब दिया है, तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वह वास्तव में थोड़ा घबरा गई थी जब उसने उसे मेरी पत्नी कहा था। हालांकि वह आदमी खुद ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, फिर प्रॉब्लम क्या है? काव्या के पूछने पर वो उसे बताता है। दरअसल कोई भी लड़की मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। उस आदमी की ये बात सुन काव्या ने 10 से अधिक बार अपनी पलकें झपकाईं। बहरा कर देने वाली खामोशी का एक लंबा विराम बीत गया, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। क्या? एक मिनट, कहीं आप होमोसेक्सुअल तो नहीं हो? काव्या की बातों को सुन उस आदमी की ठंडी लेकिन शांत आभा अचानक बर्फ की ठंडी आग की तरह भड़क उठी। दूसरी ओर काव्या, जो उसके उस रूप को देखे एकदम से घबरा गई, उनके बीच काफी दूरी बन गई और काव्या तुरंत कंबल को खींचकर खुद को उसके पीछे छिपा लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने उस आदमी के भीतर सोए हुए राक्षस को जगा दिया हो। वह उसके हाव भाव नहीं देख सकी, लेकिन उसकी आभा उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी, जैसे कि उसे किसी भूत ने छू लिया हो। हालांकि कुछ समय बीत गया लेकिन राक्षस ने कुछ नहीं किया, इसलिए उसने धीरे से कंबल को आधा नीचे कर दिया, एक डरी हुई बिल्ली की तरह अपने सामने मास्क वाले आदमी की ओर देखने लगी। उसका बेहद खतरनाक रूप अब थोड़ा सामान्य होने लगा था, लेकिन अभी भी काव्या को उतना ही घबराहट की वजह से पसीना आ रहा था। फिर उस आदमी जवाब देते हुए बोला, नहीं। क्या आप श्योर हैं? एक बार फिर काव्या लगभग अपने ही जिद्दी मुंह को टेप करना चाहती थी। वह अभी भी बहुत डरी हुई थी और फिर भी वह खुद को अपनी कब्र खोदने से नहीं रोक पाई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी परेशान नहीं लग रहा था। हाँ बिल्कुल, मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उस आदमी ने स्पष्ट कहा। तो फिर लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं होने का मतलब? जिस तरह से उस आदमी ने काव्या को जवाब दिया, उससे ऐसा लगा कि वह बिल्कुल श्योर है, इसमें कोई संदेह या झिझक नहीं है। लेकिन काव्या का उसके सामने वाले आदमी के बारे में अधिक जानने की इच्छा उसके डर से भी अधिक था, इसलिए वह उससे बात करना जारी रखती है। लेकिन लड़कों के बारे में क्या? मेरा मतलब है, रोमांटिक होना, क्या आप उन सब में इंटरेस्ट रखते हैं? काव्या खुद अपनी बहादुरी के लिए हैरान थी, लेकिन जब आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसका बहादुर स्वभाव धीरे धीरे एक बार फिर डर के मारे घुटने टेक देता है। वो आदमी वास्तव में थोड़ा प्रभावित तो था काव्या से। यह पहली बार था जब किसी लड़की ने कुछ घंटे पहले ही एक दूसरे से मिलने के बावजूद उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। वह बता सकता था कि वह कितनी जिद्दी थी, वह कितनी जिज्ञासु थी, कैसे वह अड़ा के बावजूद भी उससे बात करती रहती थी। और उस आदमी के लिए सबसे दिलचस्प बात यह थी कि नाजुक दिखने वाली लेकिन बहादुर लड़की के हर अजीबो-गरीब सवालों का वो जवाब दे रहा था। फिर वो जवाब देते हुए बोला, लड़कों में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह हिंट दे रहा है कि वह पहले से ही उसके इस बातों से ऊब चुका था। लेकिन उसके जवाब से काव्या का डर एक बार फिर से थोड़ा कम हो गया। तो फाइनली आपको लड़कों और लड़कियों दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? वो आदमी बोला। हाँ। काव्या ने धीरे से अपना मुंह ढक लिया, जैसे सचमुच हैरान हो रही हो, और गंभीरता से अपने मन में बोलने लगी। उन्हें किसी इंसानों में ही दिलचस्पी नहीं है, शायद इसलिए कि वह असली राक्षस है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे असल में चुड़ैलों या जादुई लड़कियों में दिलचस्पी होगी। काव्या बहुत सारे अजीबो-गरीब विचारों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि उसने उससे पूछना जारी रखा, क्योंकि वह कम बोलने वाला आदमी होने के बावजूद अभी भी उसे अपने उत्तर दे रहा है। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? काव्या के इस सवाल पे वो आदमी तुरंत बोल पड़ता है, क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए। उस आदमी के तुरंत जवाब से काव्या के पूरे शरीर पर मानो बिजली गिर गई हो। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसे ना कहने का कोई अधिकार नहीं है, वह जानती थी कि उसका जीवन पहले से ही वो खरीद चुका था। लेकिन वह अभी भी खुद को एक बच्चे को जन्म देने और मां बनने की कल्पना नहीं कर सकती थी।
उसने पहले से ही अपने आप को इन सब के लिए तैयार कर लिया था, पर अभी भी उसकी आत्मा ये सब करने के लिए उसे इजाज़त नहीं दे रहा था। लेकिन अगर आपको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर मैं आपको बच्चा कैसे दे सकती हूँ? काव्या पूरी तरह से हैरान थी उस आदमी की बातों को सुनने के बाद, तभी वो बोला, इसलिए तुम्हें मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, तुम मुझे बहकाओ ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। उस आदमी के शब्द एक विशाल जटिल कार्यों के जैसे था, जिसे सुनने के बाद काव्या पूरी की पूरी सन रह गई। वह हैरान और कमजोर हो गई थी। उसे अपना शरीर देने का गम पहले से ही था, पर फिर भी वो अपने वादे पर टिकी थी। पर अब ये, इस सब की शुरुआत भी उसे ही करना होगा। उसे अंदर से हिला के रख दिया। वो कभी भी ऐसा कुछ उम्मीद नहीं की थी। वह पूरी तरह अचंभित थी। उसने खुद को एक अजनबी को बेच दिया और बेरहमी से उससे शादी कर ली। वह उसे अपना शरीर देने के अपने बाकी सारे वादे पहले ही इस्तेमाल कर चुकी थी। उसमें लगभग कुछ भी नहीं बचा था और अचानक उसे एक और चुनौती दे दी गई। उसके पास कोई अनुभव नहीं था, वह पहले कभी किसी रिश्ते में भी नहीं थी। उसे कुछ पता नहीं था, वह डरी हुई थी। क्या होगा यदि वह उसे अपने आप को चाहने पर मजबूर न कर सकी? यदि वह उसे आकर्षित करने में विफल रही तो क्या होगा? वह उसका और उसके भाई का क्या करेगा? क्या हुआ अगर के सागर ने काव्या की आंखों को ढक लिया? वह मजबूत थी, उसे अपनी ताकत पर भरोसा था। अगर वो कुछ भी चाह लेती है तो उसके लिए वो आखिरी कोशिश तक हार नहीं मानती है। पर उसे एक आदमी को लुभाने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। उसे ये यकीन था कि वो माउंट एवरेस्ट पर एक बार को चढ़ सकती है। एवरेस्ट पर चढ़ना एक ऐसे आदमी को बहकाने से ज्यादा आसान था जो एक बार भी किसी लड़के या लड़कियों के तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ था। वह पूरी तरह से परेशान थी कि क्या उसमें वह क्षमता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को, जो मूल रूप से इंसानों में दिलचस्पी नहीं रखता, उसे अपने आप को चाहने पर मजबूर कर सके। साथ ही वह असमंजस में थी। सबसे पहले उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह वजिन है या नहीं। इसलिए वे जानते थे कि उसे कोई अनुभव नहीं था। तो क्यों? काव्या ये सोच उस आदमी से घबराते हुए बोली, अगर यही बात है तो आपने किसी ऐसी लड़की की तलाश क्यों नहीं की जो इस मैटर में अनुभवी हो? इस पर वो मास्कमैन बिना किसी भाव के बोलता है, मैंने पहले ही ये सब करके देख लिया है। अनुभव का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी बातें सुन काव्या ने अपने ही होंठ काट लिए और खुद में सोचते हुए बोली, यदि इस मैटर में जानकारी रखने वाली लड़कियां इस इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में विफल रहीं, तो क्या मेरे जैसी लड़की के लिए ये असंभव है? फिर वो लड़खड़ाते हुए आवाज में बोल पड़ी, उफ, मेरा मतलब है कि आपने ये सब ट्राई क्यों नहीं किया? मैंने कुछ दवाओं के बारे में सुना है, या उस चीज के बारे में जिसे आईवीएफ कहा जाता है। ये शब्द कहने पर काव्या ने एक बार फिर कंबल पकड़ लिया और बिजली की तरह तेजी से खुद को ढक लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सामने वाला आदमी अचानक एक बार फिर चमक उठा और इस बार उसकी आभा 10 गुना अधिक गहरी थी, जिससे उसका शरीर डर से कांप रहा था, जैसे कि कोई असली भूत अचानक उसके चेहरे के सामने आ गया हो। काव्या बहुत डरी हुई थी उस पल। उसे अब यकीन हो गया था कि यह आदमी सचमुच खतरनाक था। वह आज से पहले कभी भी डरी नहीं थी। इस बीच उस आदमी को एहसास हुआ कि उसके बगल वाली लड़की डर से कांप रही थी। फिर भी वो डरते हुए कुछ बोल रही थी। सॉरी सर, उसने कहा। काव्या की आवाज नर्म और पतली थी, लेकिन उस आदमी को तुरंत शांत करने के लिए काफी थी। काव्या की दवा वाली बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोला, मुझे बताओ, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम पर दवा का प्रयोग करूं? उसके इस सवाल से काव्या को एहसास हुआ कि उसका विचार कितना मूर्खतापूर्ण था। फिर सोचकर ही उसे कंपकंपी और शर्म महसूस हुई इसके बारे में। साथ ही वह खुश थी कि यह आदमी राक्षसी और इतने रहस्यमय होने के बावजूद भी उसके साथ आराम से पेश आ रहा था। ये सोच काव्या वापस से बोली, मुझे अपनी बातों पर शर्मिंदगी है, प्लीज मैंने जो अभी आपसे कहा उसे भूल जाइए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको अपने करीब ला पाऊं। अच्छा ठीक है, पर तुम वापस से उस आईवीएफ के बारे में दोबारा मत सोचना। काव्या को आईवीएफ के विचार से अत्यधिक नफरत महसूस हो रही थी। उसे यकीन था कि यह उसके लिए सिर्फ एक साधारण मुद्दा नहीं था। उसे लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे यह उसके लिए एक वर्जित शब्द था। क्या मैं आपसे मुझे कुछ समय देने के लिए कह सकती हूँ, एक दिन के लिए भी कुछ समय? काव्या जो कहना चाहती थी उसे जारी नहीं रख सकी। वह इस नई चुनौती पर काम करने, उसके बारे में थोड़ा सीखने, समझने की कोशिश करना चाहती थी। आखिर में एक आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कोई साधारण काम नहीं था, और उस स्थिति में तो और नहीं जब वो आदमी लड़कियों में कोई इंटरेस्टेड ही ना हो।
काव्या की बातों को सुनकर वो आदमी कहता है, मैं कल विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम जितना चाहे उतना समय ले सकती हो। हालांकि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे जाने के बाद नियम तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। वो मास्कमैन ने ऐसे बात की जैसे वह पहले से ही समझ गया हो कि काव्या क्या चाहती है। फिर उसने बिना किसी भाव के साथ काव्या के हाथों से वो लाल पट्टी ली और उसके आंखों पर बांध दिया, जबकि काव्या पूरी प्रक्रिया में घबराई हुई बस बैठी रही। पट्टी बांधने के बाद वो काव्या से बोलता है, अब सो जाओ। उसने अपना काला मास्क हटाते हुए कहा। काव्या केवल यह अंदाजा लगा सकती थी कि वह क्या कर रहा था जब तक उसके कानों में आहट आती रही, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे उसके बगल की मेज पर गिरा। वह जानती थी कि यह उसका मास्क था। गुड नाइट सर, काव्या ने कहा, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप लेटा रहा, इसलिए काव्या ने भी वैसा ही किया। आधी रात हो चुकी थी और वो आदमी बेड पर से उठने का फैसला किया। उसने बड़े ही आराम से उसकी गर्दन से लिपटी अपनी पत्नी की हल्की और मुलायम बांह को हटा दिया, मानो वह उसका गला घूंटने की कोशिश कर रही हो। वह उसकी धीमी सांसों को महसूस कर सकता था जो उसके गहरी नींद में होने का संकेत दे रहा था। उस आदमी ने लाइट जला दी और चुपचाप उठकर बैठ गया और काव्या के सोते हुए चेहरे के साथ साथ उसकी अजीबोगरीब नींद की मुद्रा को भी देखता रहा। वह बिल्कुल भी बाकी की लड़कियों की जैसी नहीं थी और वह इस तरह से सो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह पूरे बेड पर बस अकेला ही सोना चाहती हो, जैसे कि वह उसका पर्सनल बेड हो। आंखों पर पट्टी असल में बेकार थी। यह पहले से ही उसकी गर्दन पर खुलकर आ चुकी थी। उस आदमी को खुद उम्मीद नहीं थी कि काव्या सोते समय भी इतनी जंगली होगी। उसकी हिंसक और अचानक हरकतों से वह सो भी नहीं पा रहा था। वो आदमी ये सोचकर हैरान था कि वो कितनी अजीब है, बिल्कुल बेफिक्र एक गहरी नींद में सोई हुई है, दुनिया की इतनी परवाह करती है लेकिन फिर भी इतनी बेफिक्र रहती है, यहाँ तक कि सोते हुए मुझे खुद के ही बेड से हटने पर मजबूर कर दिया है। ये सब होने के बावजूद भी उसे काव्या पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो उसे बर्दाश्त कर रहा था। ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी। आज से पहले उसने ऐसा कभी किसी के लिए नहीं किया था। वो मास्क में एक अंधेरे, शांत कमरे के अंदर एक तानाशाह राजकुमार की तरह बैठा था। वह बड़ी खिड़की के बाहर चांद को देख रहा था, भावहीन, हाथ में अपने मुखौटा को पकड़े हुए। तो उसके साथ आपकी पहली रात कैसी रही? एक आदमी अचानक उस कमरे में भरे पीछे सन्नाटे को तोड़ते हुए बोला। उसकी बात सुन, वो मास्कमैन सिर्फ ऊफ जवाब ही दे पाया, जिसे सुनकर कमरे में आया व्यक्ति हंस पड़ा। वह आदमी हंसे बिना नहीं रह सका। वह सचमुच अपनी पत्नी के साथ पहली रात के बारे में मास्कमैन के एक शब्द के वर्णन से हैरान था। वह आदमी मास्कमैन के करीब चला गया और चंद्रमा की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई देने लगा। वह उसी का बॉडीगार्ड था जिसे काव्या ने मिस्टर खन्ना कहा था। हालांकि जैसे ही मास्कमैन ने खन्ना का चेहरा देखा, उसने तुरंत उसे एकदम गुस्से भरी नजरें दिखाई, जिसे देख खन्ना बोला, हाँ हाँ, मैं इसे अभी उतार रहा हूँ। खन्ना ने अपनी गर्दन को छुआ, फिर थोड़ी देर बाद उसने कोई ऐसी चीज उतारी जो मास्क जैसी लग रही थी। थोड़ी ही देर में सिपाही जैसा दिखने वाला लड़का अचानक एक बेहद हैंडसम चेहरे वाले आदमी में बदल गया, जिसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, मानो वह कोई पिशाच हो। उसकी त्वचा और चेहरे की विशेषताएं बिल्कुल पिशाच जैसी थी। जो कोई भी उसे देखता वह सोचता पिशाच असली थे और वह उनका बहुत पहले खोया हुआ राजकुमार था। हालांकि आपकी पत्नी इस चेहरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थी, उसने मुझे मिस्टर खन्ना भी कहा। रोहन ने अपने हाथ पर लगे मास्क को देखते हुए आह भरी। तो वह कैसी है, क्या तुम लोगों ने नॉर्मली बात की? रोहन ने अपने दोस्त से पूछा। जिसे काव्या मिस्टर खन्ना समझती थी, असल में वो रोहन ही था। जिस पर मास्कमैन अपने चेहरे पर बिना किसी भाव को लाते हुए जवाब दिया, वह थोड़ी अजीब है। हाँ, उसने कहा कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ। उसकी बात सुन वापस से रोहन हंस पड़ा, पर अगले ही पल एकदम से बोला, रुको, तुमने उसकी वजह से उसे चोट नहीं पहुंचाई होगी, है ना? रोहन जानता था कि उसे बहुत जल्दी ही किसी बात पर गुस्सा आ जाता है, इसीलिए ये बात सुन वो थोड़ा घबरा गया और वो जानना चाहा कि कहीं उसके दोस्त ने उस लड़की को चोट तो नहीं पहुंचा दी। लेकिन तभी वो मास्कमैन बोल पड़ा, बड़ी अजीब बात है, मैं उस लड़की पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर सका। मास्कमैन के जवाब ने रोहन को अच्छे तरीके से हैरान कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुश था, जैसे उसे खुद पर गर्व हो रहा हो। मुझे बताओ रॉकी, तुमने उसे ही क्यों चुना? मैंने उसे उसके खूबसूरती के कारण चुना। बेशक मेरे अंदर की आवाज मुझसे बोल रहा था कि तुम उसे निश्चित रूप से पसंद करोगे। रोहन का उत्तर पूरी तरह से एक सफेद झूठ था।
वो मास्कमैन बता सकता था कि वह उसे सच बताने को तैयार नहीं है। वह जानता था कि रोहन बिना किसी गंभीर कारण के उससे कभी कुछ नहीं छिपाएगा। इसीलिए उसने उसे सच बताने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया और बोला, अगर अगली बार जब भी तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मास्कमैन की आवाज जमे हुए पत्थर की तरह थी, हृदयहीन और ठंडा, लेकिन रोहन फिर भी शरारत से मुस्कुराया, जैसे कि उसे पहले से ही उसके कहे हर शब्द की उम्मीद थी। ठीक है, मुझे पता है सच, पर मैं तुम्हें सही वक्त आने पर बताऊंगा। बेडरूम। इधर जब काव्या अपनी नींद पूरी करके उठी तो वो मास्कमैन पहले ही कमरे से बाहर जा चुका था। जिन लड़कों से उसकी मुलाकात कल रात हुई थी, वह लड़का भी चला गया था, साथ ही उस बॉडीगार्ड के साथ जिसे उसने मिस्टर खन्ना कहा था। वह भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। यह ऐसा था मानो उनके अस्तित्व का कोई भी निशान अचानक उनके साथ गायब हो गया हो। काव्या हैरान थी खुद में। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह अपने रहस्यमय और डरावने पति के साथ पूरी रात आराम से सोई। उसे उम्मीद थी कि अब से उसे एक भी रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसे हमेशा एक अनजान जगह पर सोने में परेशानी होती थी। एक रहस्यमय व्यक्ति के साथ सोने में तो और भी अधिक परेशानी होती थी, जिससे वह अभी अभी मिली थी, और फिर भी उसके साथ विपरीत ही हुआ। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह थकी हुई थी? उसके पति, उस मास्कमैन के बारे में सब कुछ बहुत दिलचस्प था, लेकिन काव्या केवल अपने चेहरे पर एक शांत भरा भाव ही दिखा सकती थी। तभी कमरे के दरवाजे पर रामू काका आते हुए मुस्कुराते हुए बोले, बहुरानी आप जग गई, यह मालिक द्वारा आपके लिए छोड़ा गया था। रामू काका उस विशाल भूरे हवेली में बचे एकमात्र व्यक्ति थे। काव्या रामू काका के हाथ में मौजूद सुंदर दिखने वाले कांच जैसे चांदी के कार्ड को देखती रही। उसने धीरे धीरे अपनी भौहें सिकोड़कर उस कार्ड को ले लिया। यह क्या है काका? काव्या ने जिज्ञासा भरे शब्दों में रामू काका को घूर कर देखा और पूछा। जिस पर रामू काका बोलते हैं, बहुरानी इस कार्ड का उपयोग आप अपने खर्चे के लिए करेगी। आप इस कार्ड की मदद से जो चाहे वो खरीद सकती है। थैंक यू काका। लेकिन वह कहाँ है? मेरा मतलब है मिस्टर सर। काव्या जब मास्कमैन के बारे में रामू काका से पूछती है तो वो थोड़ा उदास चेहरे के साथ बोलते हैं, बहुरानी मुझे पता है कि आप मालिक को ढूंढ रही है, पर दरअसल वो काफी सुबह ही घर से निकल चुके हैं। रामू काका ने जो कहा उसे सुनकर काव्या केवल अपने होंठ कसकर दबा सकी। वह कब वापस आएंगे रामू काका? बहुरानी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। दरअसल मालिक कहाँ गए हैं और कब वापस आएंगे इसकी जानकारी नहीं है हमें। रामू काका को माफी मांगते देख काव्या झट से उनसे बोलती है, प्लीज काका आप इस तरह से हमसे माफी मत मांगा कीजिए। आप हमसे उम्र में बड़े हैं, और फिर अगर आपको पता ही नहीं है कि मिस्टर सर कहाँ गए हैं तो आप हमें कैसे बता सके हैं, है ना? ये बात काव्या थोड़ा मुस्कुरा कर बोलती है, जिससे रामू काका के उदास चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर रामू काका बोलते हैं, बहुरानी आप चलिए चलकर कुछ नाश्ता कर लीजिए। ये बोल रामू काका काव्या को डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर चल देते हैं और उसे बड़े ही सत्कार के साथ हर एक डिश परोसते हैं। काव्या को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो इस महल की राजकुमारी हो। जब वह कुर्सी पर अकेली बैठी थी, तो वह केवल अपनी आंखें झपका सकती थी, जबकि रामू काका और एक नौकरानी कोने पर खड़े थे, जैसे कि वे सिर्फ दीवार पर लगे फूल हों। काव्या ने उन्हें अपने साथ खाना खाने का आग्रह करने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह व्यर्थ था। इस प्रकार उसने अपना नाश्ता अकेले ही खाया। उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ, जैसे कि वह इस दुनिया में अकेली हो। दोस्तों, इस एपिसोड में हम अपनी स्टोरी लव माय डेविल हस्बैंड को यहीं तक रहने देते हैं। आगे की कहानी हम दूसरे एपिसोड में सुनेंगे।